बेशक शिफा अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ही मिलती है, ताहम बाज़ लोगों के हाथ में अल्लाह ने अपने फजल से शिफा रख दी है और वो इंसानियत की खिदमत कर रही है। ऐसे लोगों पर यह कुदरत का एहसान है कि बेशुमार लोग उनके इलाज से शिफा पार हैं। डॉक्टर वसीम भी ऐसे ही लोगों में शुमार होते थे। वो लोगों का इलाज होम्योपैथिक तरीके से करने के साथ नफ्सियाती अवामिल को मद्देनजर रखकर किया करते थे। लोगों की बड़ी तादाद उनके पास इसलिए भी जाती थी कि वो बहुत मिलनसार और खुश मिजाज इंसान थे। जो भी एक बार उनके क्लिनिक पर चला जाता, हमेशा के लिए उनकी शख्सियत का दीवाना हो जाता। यही वजह थी कि जदीद मशीनों के इस दौर में भी वो बहुत बड़े होम्योपैथिक क्लिनिक के मालिक थे। अल्लाह ने इन्हें कई सलाहियतों से नवाजा था जिनकी मदद से वो मर्ज की जड़ तक पहुंच जाते। बड़े बड़े लाइलाज और संगीन अमराज में मुब्तला मरीजों को हमने उनके हाथों शिफा पाते देखा। कुदरत ने शायद उन्हें खास दस्त शिफा इनायत कर रखा था। नासिर मेरे बचपन का दोस्त है। इसकी शादी का मरहला करीब आया तो न जाने क्या हुआ कि इसके मैदे में मुसलसल खराबी रहने लगी। वो जो बहुत खुश खुराक था, अब जैसे ही कुछ खाता फौरन इसे गुस्ल खाना में जाने की हाजत महसूस होने लगती। रफ्ता रफ्ता उसकी खुराक बहुत कम हो गई और सेहत जो काबिल रश्क थी अब जैसे इससे रूठ ही गई। इसका ये मसला इस कदर गुम्बी हर सूरत इख्तियार कर गया कि कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और मैदे के अमराज के माहिरीन से इलाज के बावजूद अफाका ना हो सका। इसकी वालिदा खास तौर पर नासिर के लिए बहुत परेशान थीं कि नासिर उनका इकलौता बेटा था। अब उसकी शादी के दिन करीब थे और वो इस अजीब मसला का शिकार हो गया था। एक रोज वो अपनी वालिदा के साथ हमारे गिर आया तो ताई जान ने इसके मसला बारे हमेगा किया और बताया कि नासिर के लिए खास तौर पर अलग से हल्की फुल्की ग़िज़ा तैयार करवाई जाती है, मगर इसके बावजूद इसका मसला जूं का तो नून वो ना। उनकी ये परेशानी देख और सारी तफसील सुआन कर मेरा ध्यान फौरी तौर पर डॉक्टर वसीम की तरफ गया। मैंने इसकी वालिदा को तसल्ली देते हुए यकीन दिलाया कि बहुत जल्द नासिर का मसला हल हो जाएगा और इंशाअल्लाह वो पहले की तरह नॉर्मल ग़िज़ा खाने लगेगा। अगले रोज़ में डॉक्टर वसीम के पास जा पहुंचा और उन्हें तमाम तफसीलात और नासिर के मसले से आगाह करते हुए इलाज तजवीज़ करने की दरख्वास्त की। डॉक्टर साहिब कुछ देर मेरी बातें बड़ी दिलचस्पी और गौर से सुनती रहे और कई सवालात करके मुझसे नासिर के मसला के तमाम पहलुओं के बारे में तफसीलात नोट करते रहे। इसके बाद वो बड़े शफ़क़त भर बड़िए अंदाज में कहने लगे, बेटा तुम्हारे कज़िन का मसला बिल्कुल मामूली नौयत का है। इंशाअल्लाह तुम देखोगे कि बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, मगर डॉक्टर साहिब इसकी शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं और वो तो कुछ ठीक से खा पी भी नहीं सकता। हम इसके लिए बहुत परेशान हैं। डॉक्टर वसीम कहने लगे, बेटा बिल्कुल फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह कल ही वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में खाने लगेगा। मैं इनकी बातें सुन कर बहुत मुतमईन हुआ और घर वापस चल दिया। अगले रोज मैंने नासिर को घर पर बुलाया और फिर इसे लेकर डॉक्टर वसीम के क्लिनिक पर पहुंच गया। इस वक्त सिर्फ 2 मरीज उनसे चेकअप करवाने के लिए आए हुए थे। डॉक्टर साहिब उनसे फारिग होने के बाद हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और अपने मखसूस अंदाज में मेरे कज़नून को मुखातिब करते हुए कहा, हाँ भाई बरखुदार साना है, तुम कुछ खा पी नहीं रहे, हालांकि तुम्हारी सेहत और डील डोल देखकर तो लगता है तुम दूसरों के हिस्से का खाना भी खा जाते होगे। मेरा कजिन बोला, नहीं डॉक्टर साहब, अब तो बस परहेज़ी खाने पर ही गुजारा है। डॉक्टर वसीम फिर हंसी मजाक के अंदाज में बोले, नौजवान अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अब ये डर और छोड़ो और जिम्मेदारी अलिफाटनी के लिए तैयार हो जाओ। पेट के बारे में तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन दवा तैयार कर रखी है। ये दवा मेरी सारी उम्र के तजुर्बे का निचोड़ है। तुम उसके चंद कतरे अभी मेरे सामने पानी में मिलाकर पी लो, इसके बाद तुमसे अगली बात होगी। नासिर ने फौरन उनसे दवा लेकर पानी में इसके चंद कतरे मिलाए और पी गया। अब डॉक्टर वसीम बोले, लो जी, अब तुम्हारा मैदा तमाम नकाइज से पाक हो चुका है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। डॉक्टर साहब, मुझे पीज बहुत पसंद है, लेकिन जब से पेट खराब हुआ है मैंने पीज उन्हें खाया, नासिर ने जवाब दिया। तो डॉक्टर फारूक ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, नासिर बेटा, जाओ और अपने पसंदीदा मकाम पर जाकर पिज़्ज़ा खरीदो और दिल भर कर खाओ। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं पर्यटस छोड़ दूंगा।
جب ناصر میرے ساتھ ڈاکٹر وسیم کے کلینک سے نکلا تو میں اس کے چہرے پر واضح طور پر امید اور یقین کا تاثر دیکھ سکتا تھا۔ وہ میرے ساتھ سیدھا ایک پیزا ریسٹورنٹ میں پہنچا اور ایک لارج پیزا کا آرڈر دیا۔ میرے ساتھ اس نے دل بھر کر پیزا کھایا اور پھر سے رہ کر ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ میں رات گئے تک ناصر کے فون کا منتظر رہا کہ کہیں اس کا معدہ میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی، مگر اس کا فون نہیں آیا۔ اگلے روز ناصر کی والدہ کا فون آیا اور انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ ناصر بالکل ٹھیک اور بہت خوش ہے اور اب سب کچھ کھا پی رہا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا اور اس کی والدہ کے ساتھ ساتھ ناصر کو بھی مبارکباد دی۔ کچھ دیر بعد میں یہ سوچ کر ڈاکٹر وسیم کے پاس چلا گیا کہ ان سے اس حیرت انگیز دوا کے متعلق پوچھوں جو کل میں اور ناصر جوش اور خوشی میں ان سے لینا ہی بھول گئے تھے، اور جو ڈاکٹر صاحب کے ساری عمر کے تجربے کا نچوڑ تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ کر انہیں ناصر کا سارا احوال سنایا اور ان سے دوا کی قیمت دریافت کی تاکہ اسے خرید سکوں۔ اس پر ڈاکٹر صاحب اپنی نشست سے الفاٹ مسکراتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، وہ تو محض سادہ پانی تھا۔ پھر وہ میرے حیرت میں ڈوبے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید بولے، آپ کے دوست کو در حقیقت کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، اس نے محض نفسیاتی طور پر خود کو یہ باور کرا رکھا تھا کہ وہ جیسے ہی کچھ کھائے گا اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ میں نے تو بس اسے نفسیات اور ذہنی طور پر مضبوط کر کے اس خوف سے نکالا ہے اور اب اسے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیرت واستجاب میں ڈوبا واپس چلا آیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر وسیم کو اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً لوگوں کے لیے دست شفا عطا کر کے بھیجا۔ الف سین واقعہ کو کئی برس ہو چکے ہیں، ناصر کو اس کے بعد کبھی دوبارہ اس مسئلہ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔